Hello friends, welcome back in our YouTube channel Step Up Government. As you know, we start a series for polity for SSC and other various competitive exams. So let's start our series. Today topic is fundamental rights. Fundamental rights are mentioned in our constitution in part 3rd. पार्ट 3rd के अंदर ये हमारे आर्टिकल्स 12 to 35 मेंशन है। आर्टिकल 12 to 35 हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं फंडामेंटल राइट्स की, कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार कब शुरू हुए। तो बेसिकली ये फंडामेंटल राइट्स शुरू हुए थे एक स्टोरी से, एक इवेंट से, जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ये बेसिकली किंग जॉन ने साइन किया था अपने सिटीजन्स के लिए। अगर हम इसकी टाइमलाइन के बारे में जाना है तो ये मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा पुराने नहीं है। ये 1215 में अपनी पहली बार फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया। उस टाइम पे ये बस एक क्वालिफाइड राइट्स थे, जैसे कि कुछ राइट्स आर प्रेजेंट फॉर मेंस, फॉर एससीज, फॉर वुमेन्स, बट दीज आर नॉट particularly fundamental rights. These are just a qualified rights. इसके बाद कहानी में आता है टर्न। जब यूएसए होता है, यूएसए ने पहली बार कहा कि हम गारंटेड राइट्स देंगे अपने सिटीजन्स को। यूएसए ने ये अपने फंडामेंटल राइट्स यानी कि गारंटेड राइट्स से जो वो बिल ऑफ राइट्स में मेंशन किए। बिल ऑफ राइट्स के फर्स्ट अमेंडमेंट में 10 अमेंडमेंट्स किए गए। फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स में इन्हें मेंशन किया गया था। तो बेसिकली बात करते हैं कि गारंटेड राइट्स तो कोई एक गारंटर ही देगा, जो गारंटी देगा वो एक गारंटर ही होगा। तो इस बेस में इन फंडामेंटल राइट्स का गारंटर था कौन? उन्होंने इसमें मेंशन किया कि सुप्रीम यानी कि जो कोर्ट्स होंगे वो इसके होंगे गारंटर्स। कोर्ट्स विल बी गारंटर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई ब्रीच करता है तो उनका गारंटर होंगे कोर्ट्स। आप सीधे अपनी ब्रीच हुए फंडामेंटल राइट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई जो भी कोर्ट होगा उस टाइम पे कोर्ट में जा सकते हो और आपको जस्टिस मिलेगा उसके लिए। ये थी अभी तक की कि हमारे फंडामेंटल राइट्स थे कहाँ। और बेसिकली आप सभी लोग जानते होंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स हमारे यूएसए से लिए गए हैं। वी बोरोड फ्रॉम यूएसए दीज फंडामेंटल राइट्स। तो ये थी अभी एक शॉर्ट स्टोरी फंडामेंटल राइट्स की। अभी हम बात करते हैं कुछ क्लासिफिकेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि फंडामेंटल राइट्स बाद में ऐड हो जाएंगे या कोई और कर लेगा। उन्होंने सब कुछ देखने के बाद पहले ही हमें फंडामेंटल राइट्स वो भी गारंटी के साथ दिए। जैसे कि यूएसए में तो ये अमेंडमेंट के साथ आए, लेकिन हमारे यहाँ पे बिना किसी अमेंडमेंट के सीधे जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी टाइम पे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए। तो अभी बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हमारे यहाँ पे शुरुआत में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने थे? 7। लेकिन
44 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1976 में हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, यानी कि रिपील कर दिया गया। कब? 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स बचे थे। तो अभी हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी ये वेरीज करते हैं आर्टिकल 14 टू 18। इसके बाद दूसरा जो आता है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ये हमारे वेरीज करते हैं आर्टिकल 19 टू 22। इसके बाद आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये हमारे आर्टिकल वेरीज करते हैं आर्टिकल 23 टू 24। इसके बाद जो फोर्थ है वो फोर्थ आता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल नंबर 25 टू 28। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि वेरी करते हैं आर्टिकल 29 एंड 30। इसके बाद हमारा जो सिक्स्थ है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। जो वेरीज करता है आर्टिकल 31। बट यहाँ पे आप लोगों को जानना होगा कि आर्टिकल नंबर 31 यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारा रिपील कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1978 में। इसके बाद जो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट्स वो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। तो आई होप आप लोगों ने एक यहाँ पर चीज़ नोटिस की होगी, आपको एक गलती नजर आई होगी कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे आर्टिकल 12 टू 35 बिलोंग करते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पे स्टार्ट किया है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32। बचे हुए आर्टिकल्स का क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है? नहीं, वो बेसिकली हमें कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं देते हैं, वो एक डेफिनेशन देते हैं। आर्टिकल जैसे कि 12 एंड 13 आप इनके बारे में जानोगे तो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन मेंशन है, आर्टिकल 13 में हमारे लिए कि क्या लॉ नहीं कर सकता वो मेंशन है। तो ये हमारे कुछ डेफिनेशंस और लॉ के बारे में बताते हैं, डेफिनेशंस और लॉ। इसके बाद आर्टिकल 33, 34, 35 ये एक्सेप्शनल फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि बेसिकली हमें कोई फंडामेंटल राइट्स देते नहीं है, लेकिन वो भी फिर भी फंडामेंटल राइट्स को बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन्हें हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हम इन्हें 4 से 5 वीडियोस में कवर करेंगे। एक एक आर्टिकल्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं आए इन्हें पढ़ने और समझने में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल नंबर 12 के साथ। आर्टिकल नंबर 12। तो दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें सजेशन दें कि अभी हमारी वीडियोस में ये कमी है। अगर आपको कोई भी कमी दिखे आप हमें वो भी बता सकते हैं।
वरना आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके इतने इसे सब्सक्राइब करवाएं। अपने दोस्तों से कहें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो और आप हमारी भी हेल्प करें। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये थी अभी हमारी आपसी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 हमने अपनी पिछली क्लासेस में आर्टिकल 1 to आर्टिकल 11 हमने अपने सारे पढ़ लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो हमारी पिछली क्लासेस देखिए। आर्टिकल 1 to 4 आपको हमारी क्लासेस यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आपको मिलेंगी। इसके बाद आर्टिकल 5 to 11 आपको हमारी सिटीजनशिप एक्ट यानी सिटीजनशिप में आपको हमारी क्लासेस मिलेंगी। उसके बाद हमारे अब की क्लास है वो आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35। अभी हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं आर्टिकल 12 के लिए। आर्टिकल 12 में बेसिकली दिया क्या गया है, सिर्फ डेफिनेशन दी गई है, वो भी किसकी, स्टेट की। आप इसमें इस स्टेट को अपने जियोग्राफी वाले स्टेट से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये हमारे पॉलिटिकल वाला स्टेट है ना कि हमारे जियोग्राफी वाला। तो हमारे इसमें स्टेट का मतलब है क्या, आप स्टेट किसे कहोगे। कहीं पे अगर मेंशन आए कि दिस स्टेट इज नॉट अलाउड टू फॉलो दिस, कि स्टेट को ये परमिशन नहीं है, स्टेट को वो परमिशन नहीं है, स्टेट किसी के राइट छीन नहीं सकती, तो उसमें स्टेट का मतलब होगा क्या, आप क्या समझते हो स्टेट से। तो इसमें स्टेट का होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, स्टेट लेजिस्लेचर, अदर लोकल बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज। अगर कोई भी प्राइवेट प्लेयर है, यानी कि कोई भी एक प्राइवेट बॉडी है, अगर वो स्टेट के अंडर आती है तो वो भी इसमें मेंशन होगी, तो वो भी इसमें स्टेट में मेंशन होगी। अब इसमें एक कंफ्यूजन आती है कि अगर कि ये कोर्ट्स हैं ये हमारे स्टेट में आते हैं कि नहीं। जैसा कि हम बात करते हैं स्टेट के लिए, स्टेट ने खुद एक ये रूल किया है कि अगर हमारी बात जब आती है जस्टिस के लिए तो हम स्टेट में नहीं आते, अगर हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आती है तो हाँ बिल्कुल हम श्योर स्टेट में बिलोंग करते हैं। तो ये था हमारे कोर्ट्स का कि वो स्टेट के अंदर आते हैं कि नहीं। तो ये थी हमारे आर्टिकल 12 जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन दी गई है, वो भी स्टेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आर्टिकल 13 बेसिकली अगर आप और अच्छे से इन्हें पढ़ना चाहते हो तो आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक या फिर एम लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी आती है, आप वो लेकर हमारी क्लासेस के साथ बैठिए। आप उनसे उसमें से देखते जाइए कि हमारे उसमें आर्टिकल 13 में लिखा क्या है। कुछ डेफिनेशन होती है जो हमें हुबहू पढ़नी होती हैं, तो आप उसमें से उन्हें देख सकते हो। तो आर्टिकल 13 में हमारा लिखा क्या गया कि अभी तक हमने बात कर ली कि ये पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, वो लॉ हो गया, लेकिन इसमें हम बात करते हैं कि क्या लॉ नहीं है, क्या लॉ नहीं है। तो लॉ क्या नहीं है, कोई एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी अमेंडमेंट, एनी अमेंडमेंट जो कि इज इनकंसिस्टेंट
और इन डेरोगेशन, इनकंसिस्टेंस और इन डेरोगेशन within the constitution of the part 3, within the constitution of part 3. अब इसका मतलब समझते हैं कि इनकंसिस्टेंस और इंटेरोगेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी लॉ बनाया गया हो पार्लियामेंट के द्वारा, वो अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी वायलेशन करता है, एब्रिजमेंट करता है और कॉन्ट्रवेंशन करता है, वो लॉ हो जाएगा नल एंड वॉइड, नल और वॉइड। तो इन ए सिंपल वर्ड, whenever any law made by our parliament or any state legislature which violate abridgment and contravention our fundamental rights, these laws will be called null and void। तो ये null and void कौन करेगा? ये null and void करेगा हमारा कोर्ट। इसके बाद जब ये नल एंड वॉइड होंगे तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इस कॉन्सेप्ट से हमारा शुरू हो जाता है जुडिशियल रिव्यू। अब आप लोग सोचेंगे कि जुडिशियल रिव्यू सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है या फिर हाई कोर्ट में। ये जुडिशियल रिव्यू दोनों में होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट्स में कम और जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो सुप्रीम कोर्ट की होती है इन जुडिशियल रिव्यू को लेकर। तो बेसिकली आप लोगों को अभी यह समझ आया होगा कि आर्टिकल 13 कहना क्या चाहता है कि अगर पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ बना दिया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को वॉयलेट, एब्रिजमेंट या कॉन्ट्रवेंशन करता है, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को, सीधे सिंपल वर्डों में फंडामेंटल राइट्स को छीनता है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 13। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, तो बेसिकली आर्टिकल 14 हमारा है क्या? वो हमारी दो चीज़ों पे बात करता है। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फर्स्ट, सेकंड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो फॉर्मर है यानी कि जो पहला है वो हमारा लिया गया है यूके कॉन्सेप्ट से। जो पहला है वो हमारा लिया गया है यूके कॉन्सेप्ट से और सेकंड लिया गया है यूएसए से। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बस एक माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो फॉर्मर है वो कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन इन द आइज ऑफ लॉ, कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन द आइज ऑफ लॉ, ये फॉर्मर कहता है। अभी हम इन्हें सिंपल वर्ड में समझेंगे, पहले देख लेते हैं कि ये कहते क्या है। तो सेकंड है जो यूएसए का है वो कहता है इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ का मतलब है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, should be treated like, unlike should not treated like। कि अभी हम इन्हें अपने सिंपल वे में समझते हैं। जो पहला है यानी कि यूके कॉन्सेप्ट है
वो एक थोड़ा सा नेगेटिव देता है, जो सेकंड है वो थोड़ा पॉजिटिव देता है। वो क्यों, अभी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन द आई ऑफ लॉ, जिसका मतलब है कि अभी आप समझिए कि दो बंदे हैं, एक है बच्चा जो कि अभी छोटा है, 14 साल का 13 साल का है, एक है अडल्ट यानी कि 26-27 साल का। उनके पास, दोनों के पास आ जाती है गन, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो उसे टॉय समझ के शूट कर देता है किसी को और गलती से उसकी हो जाती है मौत। लेकिन दूसरा जो अडल्ट है वो एक इंटेंशन के साथ, अपनी सोची समझी साजिश के साथ उसे मारता है और वो उसे मार देता है। फिर बात आती है कोर्ट पे, तो वहाँ हमारा कोर्ट है वो क्या करेगा। अब पहले में तो कहा गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन द आई ऑफ लॉ, तो इसके जरिए जो यूके कॉन्सेप्ट है उसमें कहा गया है कि उन दोनों को होनी चाहिए सेम सजा। लेकिन नहीं, हमारे देश में सिर्फ एक को नहीं लिया, हमारे देश में लिया गया दोनों को। दूसरा क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में कहा गया है लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक। सो सिंपल वर्ड में, एक बच्चे ने जो खून किया था वो किसी इंटेंशन के साथ खून नहीं किया था, तो उसे आप कैसे एक लाइक के साथ यानी कि एक अडल्ट के साथ उसे कैसे जोड़ सकते हो, जब उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था किसी को मारने का, उसने एक टॉय समझ के किसी को गलती से शूट कर दिया। तो आप ये तो नहीं कहोगे कि उसे उसी की जैसा सजा मिलनी चाहिए जो उस 26 साल के बंदे ने किया था, नहीं। तो हमारे देश में ये दोनों कॉन्सेप्ट लिए गए और इनका जो निर्णय है, जो फाइनल डिसीजन है वो छोड़ दिया गया कोर्ट पे। जो कोर्ट फाइनल डिसीजन करेगा वो इसका डिसीजन होगा। तो हमारे देश में इन दोनों चीज़ को लिया गया। इसमें आप भी हमें अपना कमेंट्स करके बता सकते हो कि आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ठीक है या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये था हमारा आर्टिकल 14। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 आर्टिकल नंबर 15 आप अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे, आप अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन बुक में देखोगे, एम लक्ष्मीकांत में देखोगे, तो वहां पे लिखा होगा नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। बेसिकली यहां पे अभी बात करते हैं कि लोग समझते हैं कि जिन्होंने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से नहीं पढ़ा, वो लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को फुल्ली एक फंडामेंटल राइट दिया है कि उसे, मतलब कि कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन करे तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन नहीं माय फ्रेंड्स, इसमें सिंपल वर्ड में लिखा गया है कि ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, यानी कि कहीं कहीं इन सर्टेन ग्राउंड्स को छोड़ के आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप जो ये सर्टेन ग्राउंड्स हैं वो मेंशन है, वो कहाँ कहाँ पे हैं, वो कौन कौन से हैं। वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये है हमारी जो 5 चीजें हैं, ये हमारे इसमें है कि आप इन सर्टेन ग्राउंड्स पे आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ये इसमें कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस भी लिखे हुए थे कि जैसे कि आप पानी पे यानी कि H2O, पानी पे आप किसी पब्लिक होटल में एटसेट्रा एटसेट्रा आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन एक इसका एक्सेप्शन है। नहीं माय फ्रेंड्स, लेट्स नो कि रिजर्वेशन का मतलब क्या है। इसमें रिजर्वेशन कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप जैसे कि समझ सकते हो कि एक दौड़ लगी हुई है कि पूरा इंडिया एक इस जगह से
चल रहा है, लेकिन जो SC ST और OBC थे वो इस जगह से रेस लगाएगा। इन्हें यहाँ से यहाँ पे जाना है, लेकिन इन्हें यहाँ से यहाँ पे जाना है। इन्हें इक्वल ट्रीट करने के लिए इन्हें रिजर्वेशन दिया गया कि ये यहाँ तक पहुँच पाए और इसके बाद ये बराबर में आके अपनी रेस कर पाए। यही हमारा आर्टिकल 16 में भी कॉन्सेप्ट है। इसे थोड़ा आगे हम आर्टिकल 16 में भी रिपीट करेंगे। तो अभी हमने जाना कि ये आर्टिकल 15 में कुछ ही सर्टेन ग्राउंड्स हैं जहाँ पे हमारा नो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करना बैन है। तो आपको उस सर्टेन ग्राउंड्स को याद करना है। वो कौन कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। जैसे ही हमारे ये आप याद कर लोगे, इसके बाद हम बात करते हैं फिर अपने अगले आर्टिकल पे। आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में आर्टिकल नंबर 16 जिसमें मेंशन है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, which means equal opportunity in public employment। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जैसा कि अभी हमने बात की थी अपने उसमें कि रिजर्वेशन वाला, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आपको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी जॉब आप ऑफर हुई है उसमें आपको सभी को समान रूप से रखा जाए, वो आपकी होगी इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। आप अगर सोचो कि एक है अपने इंटेलिजेंस के बेस पे उसने एक स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति प्राप्त की, और फिर उससे आप कहने लगो एक बंदा जिस पे अभी अच्छे से पढ़ना भी नहीं आया कि ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कि मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कहीं कहीं पे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि कहीं कहीं पे आपको रिलीजन भी चाहिएगा कि रिलीजन बेस पे भी आपको एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि शंकराचार्य है, उसमें बेसिकली जो मेंशन है उसका यही मेंशन है कि जो भी शंकराचार्य का मेंबर होगा वो हिंदू होगा। जो भी इसके बाद हम बात करते हैं, अभी इसी में रह गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जैसे कि वो 5 थे, यानी कि रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 में जो मेंशन थे वो सारे इसमें है कि नो वन सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स। वो इसमें 2 और ऐड हो जाते हैं, वो है डिसेंट और रेजिडेंस। डिसेंट और रेजिडेंस कहीं कहीं पे कुछ पोस्ट निकली है, कुछ पोस्ट जैसे कि निकली है महाराष्ट्र में, तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए भी निकल सकती हैं कि ये इनमें ये रेजिडेंस होना कंपलसरी है। तो वहाँ पे अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो ये था हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 7। सो लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 17। In this mention is that abolition of untouchability. Abolition of untouchability. Abolition of untouchability ये
वहाँ पे मेंशन है आपका आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 ये सिर्फ यही बात नहीं करता कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है कि एक स्टेट ही डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, यानी कि ये एक स्टेट को ही दूर नहीं करेगा कि आपको एबॉलिशन करना है अनटचेबिलिटी का। ये एक इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ भी है कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अगर कहीं पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता हुआ मिला तो उसे सजा होगी। वो सजा के लिए एक लॉ बनाया गया था, उसके अंतर्गत उसे सजा होगी। जब ये एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया, तब उन्होंने इसे सोच समझकर इंट्रोड्यूस किया अनएनिमसली, यानी कि बिना किसी विपक्ष के, ऑलमोस्ट बिना किसी विपक्ष के इसे हाँ किया गया सभी के जरिए। और उस टाइम पे पहली बार गांधी जी के लिए नारे लगाए गए, क्योंकि गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था कि हमारे देश से अनटचेबिलिटी दूर हो। तो ये है हमारे आर्टिकल्स का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आप इस जगह अनटचेबिलिटी कर सकते हो या उस जगह कर सकते हो। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं कि इसमें एक भी एक्सेप्शन हो। तो ये है हमारा आर्टिकल 17। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। हमारे यहाँ पे पहले ज़माने में, यानी कि आप हमारे इंडिया को आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश पीरियड में या फिर उससे पहले भी जो थे वो लोग अपने नाम के आगे बहुत बहुत बड़े आर्टिकल यानी टाइटल्स लगाते थे। महाराजा धीराज, यानी कि सूबेदार, ऐसे करके जो लोकल लोग थे वो अपना टाइटल लगा लेते थे। उसे एबॉलिश करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिया गया कि टाइटल्स को फुल्ली एबॉलिश किया जाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस रखी गई कि एक सिर्फ मिलिट्री एंड एकेडमिक, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स को छोड़कर जो भी टाइटल्स होंगे उन सबको फुल्ली एबॉलिश किया जाए, कि कोई भी अपने नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगाए, नहीं पीछे ना आगे। तो ये था हमारा एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स जैसे कि डॉक्टर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा, आईएएस का बेटा आईएएस ही बनेगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। मिलिट्री में कर्नल जैसे टाइटल्स हो गए, ये एक्सेप्शंस है। ये आपकी क्वालिफिकेशंस के जरिए, आपकी मेहनत के जरिए आपने पाए। कोई ऐसे ही किसी ये नहीं है कि बाप जो है वही बेटे को टाइटल मिले, नहीं। इसमें आपने अपनी मेहनत की है, उसके बाद आपने ये टाइटल्स ग्रहण किए। तो ये था हमारा आर्टिकल 18। अभी हमने आज बात कर ली अपनी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 एंड आर्टिकल 12 एंड 13। आर्टिकल 14 टू 18 हमारे जो बिलोंग करते हैं राइट टू इक्वालिटी, आज की क्लास में हमने उन्हें कर लिया है फिनिश। तो हमने सोचा है कि अपनी क्लासेस को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जिससे कि आपको अपने फंडामेंटल राइट्स अच्छे से लर्न हो पाएँ। आपको कहीं भी किसी से कोई क्वेश्चन फंसे तो आप वो सॉल्व कर पाएँ। तो आज की हम अपने इस पार्ट को, यानी कि इस सीरीज़ के इस फंडामेंटल राइट्स के पार्ट को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अभी हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बोलें कि ये